साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक खबर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। देखो साथियों, सोचने वाली बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई हाई कोर्ट पलट सकता है? यह बात सच है कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानमंडल के उस कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है जो कानून सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बने थे। तो देखो, इस मामले को हम स्टेप बाय स्टेप पूरा समझेंगे ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर किसी चर्चा में भाग लेते हैं आप, या आप कहीं बैठे हैं, आपके सामने कोई चर्चा होती है, तो आप अपना पक्ष रख सकते हो, अपना तर्क दे सकते हो और गलत तर्क को आसानी से काट सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मामला क्या है। देखो, मामला पुराना है, 8 अप्रैल का मामला है 2025 का। इसमें क्या हुआ था सबने आपको पता भी है, मैं विस्तार से थोड़ी सी भूमिका बनाता हूं। तमिलनाडु विधानमंडल ने कई विधेयक पास किए और राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे। जैसे कि हमें पता है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए भेजते हैं, और राज्य का विधानमंडल कोई कानून पारित करता है, कोई विधेयक पास करता है, तो वो राज्यपाल के विधेयक साइन होने के बाद ही कानून बनता है। अब लगभग 10 विधेयक राज्य विधानमंडल तमिलनाडु ने पास किए, राज्यपाल के पास भेजे। राज्यपाल ने उनको अपने पास ही पड़ा रहने दिया, उन पर कोई चर्चा ही नहीं की। तो पहले इस मामले को बाद में समझते हैं, पहले थोड़ा सा अपन विस्तार से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो यह है कि पूरा विवाद तमिलनाडु का है, विधानसभा से संबंधित है, विधेयकों का है। ये वो कानून है जो तमिलनाडु की सरकार ने बनाए थे, और जैसे कि यूनिवर्सिटी के जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति का मामला था, वो उस नियुक्ति का तरीका बदलने का मामला था। लेकिन इन विधेयकों को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल और सरकार के बीच ठन गई थी, अच्छी खींचतान हो गई थी। राज्यपाल ने इनमें से 10 विधेयक को रोक दिया, और ये कह सकते हैं कि ये कह दिया मंजूरी नहीं देंगे, या अपने पास पड़ा रहने दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो पहली बात ये समझो आप कि ये विवाद विधेयकों को मंजूरी या रोकने की प्रक्रिया को लेकर है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रही है वो मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, ये वायरल हो रही है। तो अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को ये कहा था कि ये एक ऐतिहासिक फैसला था। पहली बार ऐसा हुआ था कि राज्यपाल आप किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। संविधान का अनुच्छेद जो 200 है उसके तहत आपको समयबद्ध तरीके से, यानी एक निश्चित कार्यकाल के अंदर विधेयक पर फैसला लेना होगा। देखो, संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। संविधान में ध्यान रखना, कोई समय सीमा नहीं है। संविधान में अनुच्छेद 200 में सिर्फ इतना लिखा है कि राज्य विधानमंडल विधेयक पास करके राज्यपाल के पास भेजेंगे। राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं। ये मुख्य रूप से 4 विकल्प तो संविधान में लिखे हुए हैं, 5वां विकल्प उस परिस्थिति के अनुसार बनता है जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है। पहला विकल्प यह है कि राज्यपाल उन बिलों पर हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, उनको पास कर दे। दूसरा प्रावधान यह है, दूसरा ऑप्शन यह है राज्यपाल के पास कि उन विधेयकों को रोक ले, कोई भी विधेयक आया उसको रोक ले, विद होल्ड शब्द का उपयोग किया गया। तीसरा प्रावधान यह है, तीसरा ऑप्शन यह है राज्यपाल के पास कि वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। अगर धन विधेयक नहीं है तो ध्यान रखना, धन विधेयक है तो फिर पुनर्विचार के लौटाने का ऑप्शन नहीं होता है। और एक राज्यपाल के पास चौथा ऑप्शन भी होता है कि वो उसको राष्ट्रपति के लिए भी आरक्षित कर सकता है। हाँ, ये भी ऑप्शन है, प्रावधान है कि अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया तो दोबारा से पारित कर देता है विधानमंडल, तो फिर वो पास माना जाएगा, मतलब वो उस पर साइन करना पड़ेगा उसको, राज्यपाल को। अब 4 ऑप्शन तो दे दिए, 5वां ऑप्शन और है। जब ये नियम बना रखा है 4 ऑप्शन का, तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये इतने दिनों में, इतने दिनों के अंदर इनको
पास करना जरूरी है, साइन करना जरूरी है। राज्यपाल की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। उस परिस्थिति का फायदा उठाकर एक नई वीटो पावर जनरेट होती है, जिसको हम जेबी वीटो कहते हैं, राज्यपाल के पास भी और राष्ट्रपति के पास भी। राष्ट्रपति ने इसके बारे में एक बार इसका प्रयोग भी किया है 1986-7 में, ज्ञानी जेल सिंह जी ने, जो कि डाकघर विधेयक था और वो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित था, तो उसको उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, पड़ा ही रहने दिया था अपने पास, और बाद में उसको रद्द भी करना पड़ा था। तो ये तो था राज्यपाल के पास विकल्प। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने 10 विधेयकों को रोककर या फिर उनको राष्ट्रपति के पास भेजकर गलत किया, ये अवैध है, मनमाना कदम था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि 10 विधेयक जो तमिलनाडु विधानसभा ने दोबारा पारित किए थे, बिना राज्यपाल की मंजूरी के ही कानूनी रूप से उनको लागू कर दिया जाए। देखो साथियों, इसको फिर स्पष्ट समझो। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था जो विधानमंडल होता है वो एक लोकतांत्रिक संस्था है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर काम करते हैं, वहां पर बैठते हैं, और जनता ने उनको चुनकर भेजा है अपने लिए फैसला करने के लिए। जनता के लिए वो कोई भी कानून बनाएंगे तो जनता के हित में बनाएंगे। तो दरअसल क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि जब दूसरे दल की सरकार होती है राज्यों में, क्योंकि राज्यपाल को नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, तो ऐसी खींचतान पहले भी बहुत बार देखी गई है। तो राज्यपाल हो सकता है इस मामले में कोई देरी कर रहा हो, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा हो। तो सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश था कि जब एक लोकतांत्रिक संस्था जनता के लिए कानून नहीं बना सकती तो उसका मतलब फिर क्या है। तो उन्होंने निर्णय दिया कि जो भी आपने ये विधेयक हैं ये इनके पास भेज रखे हैं, इन्होंने मंजूरी नहीं दी है। दरअसल क्या हुआ था, विधेयक भेजे या तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, या पड़ा रहने दिया, या वापस भेज दिया। अब विधानमंडल ने दोबारा भेज दिए तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने राष्ट्रपति को स्थानांतरित कर दिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिए। और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने में आपको पता ही एक मामला और है, उनके पास राज्य विधानमंडल से संबंधित राष्ट्रपति के पास एक और अद्भुत शक्ति है, वही जेबी वीटो की है। यहां पर तो इतना भी लिखा हुआ है कि एक बार अगर दोबारा से वो राज्य विधानमंडल ने पास कर दिया तो राज्यपाल को विधेयक पर साइन करने होंगे। राष्ट्रपति के मामले में ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति के पास जब अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल भेजता है तो 201 के तहत राज्यपाल के पास कुछ विकल्प होते हैं, या तो उसको पास कर दे, या उस विधेयक को रोक ले, विदहोल्ड्स, या उसको अगर धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल को कहे कि इसको राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज दो, और पुनर्विचार के लिए भेज दे तो उनको 6 महीने के अंदर उस राज्य विधानमंडल को उस पर कार्रवाई करनी होती है, दोबारा संशोधन सहित या बिना संशोधन के फिर से पास करके राष्ट्रपति को भेजना होता है। अब सिर्फ इतना लिखा हुआ है। अब यहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति को इस बार इस पर फैसला देना ही होगा या इस पर साइन करने ही होंगे। यहां इतना लिखा है तो इस पर राष्ट्रपति के पास ये एक विशेष शक्ति और बन जाती है परिस्थितियों के अनुसार। संविधान में नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब नहीं लिखा हुआ तो सीधी सी बात है, राष्ट्रपति फिर उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, फिर उसको अपने पास ही पड़ा रहने दे सकते हैं। तो यहां पर यह मामला था। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन विधेयकों के अंदर क्या लिखा है, यानी उनकी सामग्री पर कोई टिप्पणी नहीं की। कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि प्रक्रिया गलत थी, यानी विधेयकों को रोकना गलत था। इसे आप इस तरह से समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा कि खेल के नियम पर फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, खेल के मैदान से कोई मतलब नहीं है उनको। भाई आपने उन विधेयकों में क्या था, जो 10 विधेयक थे उनके अंदर क्या सामग्री, क्या वो गलत था या सही था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यह कहा था कि आपने इनको गलत तरीके से रोक के रखा है, इतने दिन हो गए, इनको पास समझा जाए। और इतिहास में पहली बार हुआ कि बिना राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई कानून बन गया, कोई विधेयक कानून बन गया। और जब ऐसा किया तो सरकार ने उनको लागू करने का फैसला किया। ठीक है, कानून तो बन ही गए, तो तमिलनाडु सरकार ने उनको लागू करने की प्रोसेस आगे बढ़ाया। अब देखो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या किया है।
यानी हम आते हैं मद्रास हाई कोर्ट पर। 24 मई, जो अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 24 मई 2025 को मद्रास हाई कोर्ट ने 10 विधेयकों में से कुछ पर, विशेषकर ये मान लो कि जो यूनिवर्सिटी वाला मामला है उसमें कुलपति की नियुक्ति से जुड़ा हुआ मामला था, उस पर एक स्टे लगा दी, अंतरिम रोक लगा दी। इसका मतलब है कि इन विधेयकों को अभी लागू नहीं किया जा सकता, मतलब विश्वविद्यालय वाले, यूनिवर्सिटी वाले को, जब तक कि हाई कोर्ट इस पर अपना कोई फैसला ना सुना दे। यानी रोक लगाई उस पर, अभी कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं है, बल्कि हाई कोर्ट ने इन विधेयकों की सामग्री पर सवाल उठाया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि विधेयक यूजीसी के जो नियम हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम हैं, उनके खिलाफ हो सकते हैं। ये भी नहीं कहा है, हो सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के कुछ पुराने फैसलों का हो सकता है उल्लंघन कर जाए। ये जो बिल बने हैं जिसमें कुलपति को नियुक्ति करने का मामला था, उसको बदला गया था। यानी ये कहें कि उसमें राज्यपाल की भूमिका को हल्का किया गया था। आसान भाषा में सिर्फ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि विधेयकों को रोकना गलत था। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन इन विधेयकों में जो लिखा है वो यूजीसी के नियमों के खिलाफ भी तो हो सकता है, इसलिए हम इन्हें अभी लागू नहीं होने देंगे, चेक कराएंगे। अब बात ये, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये पलटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया और टीवी की जो खबरें हैं वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रक्रिया पर था, यानी अनिश्चित काल तक आप विधेयक को नहीं रोक सकते। उन्होंने सिर्फ उस पर कहा है कि जो लोकतांत्रिक संस्था जो कानून बना रही, उस कानून को नहीं बनने दे रहे हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ना कि यह था कि उन बिल में क्या है, विधेयकों में सामग्री क्या है। अब मद्रास हाई कोर्ट का जो आदेश है वो है सामग्री पर, कि इन विधेयकों में क्या लिखा है। जैसे कि एक उदाहरण से समझे कि मान लो आपकी मम्मी ये कहती है कि खाना समय पर बनाना है, तो ये तो हो गई प्रक्रिया की बात। और कोई कहे कि ये खाना स्वादिष्ट नहीं है, इसको सुधारो, तो ये हो गई सामग्री की बात। यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना समय पर बनाना है, हाई कोर्ट ने कहा कि खाना स्वाद भी होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। यानी एक उसने तो केवल टाइम पे निर्धारित किया कि आपको ये टाइम पर करना है ये काम, और हाई कोर्ट ने कहा कि ये सही भी होना चाहिए। तो इसमें बात ये कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा नहीं है हाई कोर्ट ने। यानी ये जो मामला है वास्तव में देखे तो अभी खत्म भी नहीं हुआ है भाई। अभी उन विधेयकों पर सुनवाई कर रहा है मद्रास हाई कोर्ट, और ये तय करेगा कि यूजीसी नियमों के मुताबिक ये मामला है या नहीं है, जो ये विधेयक पास किया था तमिलनाडु सरकार ने। देखो, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे, सलाह मांगी थी। यानी राष्ट्रपति, राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो शक्तियों से संबंधित है 14 सवाल किए थे, खूब चर्चा में रहे, आपको पता भी होगा। अब यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि राष्ट्रपति ने जो सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल किए थे, क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जवाब देना जरूरी है? या फिर ऐसा तो नहीं है कि कुछ सवालों का जवाब देना तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है और कुछ का नहीं है? तो इसको समझने के लिए हम अनुच्छेद 143 को देखेंगे। भाई अनुच्छेद 143 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 143 उसका टाइटल है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। और ये आर्टिकल 143 में ऐसा लिखा गया है। अब इसमें देखो दो बातें लिखी हुई, मुख्य रूप से 2 पॉइंट है इसमें, 2 खंड है। एक तो यह है कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि का या कोई तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या फिर होने की संभावना है जो सार्वजनिक महत्व का है, तो उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना भाई आवश्यक समझ रहा है, उचित है, वांछनीय है, समीचीन है। यहां पर एक्सपीडिएंट शब्द का प्रयोग किया गया है कि कोई भी प्रश्न सार्वजनिक महत्व का है और उस पर राष्ट्रपति को लगता है कि ये उच्चतम न्यायालय की राय लेना जरूरी है, तो वह उस प्रश्न को
विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। कर सकेगा, राष्ट्रपति कर सकेगा, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति के लिए भी। और उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई के बाद जो वो ठीक समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। यहां पर भी सकेगा शब्द लिखा है, यानी ये नहीं लिखा है करेगा, सकेगा लिखा है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहां पर ऐसे प्रश्नों के लिए बाध्यकारी नहीं है जो सार्वजनिक महत्व का हो, यानी सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांग सकता है। ऐसे मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय दे सकता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। दूसरा खंड यह कहता है 143 का कि राष्ट्रपति ऐसी कोई संधि हो, करार हो, समझौता हो, वचनबंध हो, सनद हो, कोई लिखित का मामला हो, लिखित का मामला हो, जो संविधान से पहले हुआ था ये सब, और संविधान का प्रारंभ के बाद भी ये लागू है, उन पर राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। यानी राष्ट्रपति ऐसा कोई भी समझौता है जो संविधान से पहले हुआ, कोई करार है, कोई इस प्रकार की कोई लिखित का मामला है, तो उस और जो आज भी लागू है उसको सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकता है कि भाई इस पर अपनी राय दो। अब राष्ट्रपति इस पर भेज सकता है। यहां तो राष्ट्रपति के लिए तो दोनों मामले में ही ऐच्छिक है। उच्चतम न्यायालय के पास क्या विकल्प है यहां पर? तो उच्चतम न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा, उसके बाद जो वो ठीक समझता है, जो वो राय देना चाहे, वो राय राष्ट्रपति को अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। यहां पर लिखा करेगा, यानी ये बाध्यकारी है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता। तो अब जो पहला मामला है सार्वजनिक महत्व का मामला है, तो जो ये सारे मामले थे ये इसमें आते हैं, पहले वाले मामले में आ गए वो। तो जो ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति ने 14 सवाल किए हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी राय देना, अपने विचार प्रस्तुत करना कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप इंतजार में बैठे हो ना, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई अपनी राय टिप्पणी करेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो मामला संविधान से पहले वाला होता, कोई संधि समझौता करार कोई इस तरह का होता, तो फिर उस पर कंपलसरी था। लेकिन सीधी सी बात है, संविधान के पहले से कोई भी संधि समझौते का मामला है तो कंपलसरी है, बाद का है तो कंपलसरी नहीं है। और दोनों मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने जो सलाह दी है उसको मानने के लिए भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी राष्ट्रपति दोनों मामले में प्रश्न कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए वो अनिवार्य नहीं है, कर सकता है। दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, मांग सकता है। और दोनों ही मामलों में वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है बिल्कुल भी। वो बात अलग है कि नैतिकता के आधार पे या किसी भी आधार पर उसको मान ले, वो एक अलग चीज है, बाकी बाध्यकारी नहीं है। तो साथियों, ये कहानी जो अभी हमने आज शुरू की, जिस पर हमने अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ये अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला अभी लंबित है, केवल एक स्टे आया है इस पर। तो आप भी सोशल मीडिया और टीवी की खबरों से थोड़ा सा उनको गहराई से जानने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार टीआरपी वगैरह के चक्कर में या बहुत सारे लोगों तक उसको वायरल करने के चक्कर में इस तरह की गलत न्यूज़ या उसको थोड़ा सा अलग तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये सच्चाई है, और मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप भी इस जानकारी को शेयर कर सकते हो, किसी के साथ इस पर आप बहस कर सकते हो, टिप्पणी कर सकते हो, इस पर अपने विचार रख सकते हो। और अगर इसमें और कोई भी संशय हो आपका, या आपका कोई भी विचार जो आप कहना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना विचार रख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।